जय हिंद दोस्तों, खोटा ग्रामर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन सर और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो समास एक ऐसा टॉपिक हो जाता है ग्रामर का, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, चाहे खोटा हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे कोई भी ग्रामर हो, यदि उसमें समास है तो आज तक पूछे गए एग्जामों को आप देख लीजिए, समास से प्रश्न आ चुके हैं और आते रहेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक मेरे साथ ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हम। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई? देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, साथ ही विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन समास में दो समासिक पद मिलते हैं। देखिए, पद क्या होता है वो समझ लीजिए आप। छोटे शब्दों को भी पद कह सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आप समझिए बात को, कि यह एक आम है। तो यदि हम शब्दों को वाक्य में बदलते हैं तो एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, और तीसरा पद ये हुआ, और चौथा पद ये हुआ। लेकिन यदि हम इसे सिर्फ ऐसे लिखते हैं अकेला, तो ये शब्द कहलाएगा। ये भी अगर इसे अकेला एक लिखूं, मैं एक लिखा, तो ये क्या हो गया? शब्द हुआ। लेकिन यदि इसी को हम वाक्य में देखते हैं तो यह जो वाक्य है, यह एक आम है, यह चार पदों का एक वाक्य है। समझ में आ गया आपको? फिर से समझिए, यदि शब्दों को अकेले अकेले लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन शब्दों को वाक्य के रूप में लिखा जाए तो वही शब्द पद कहलाते हैं। जरा इसमें देखिए, समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। कितने पद हैं? 7 पद। यानी जितने भी शब्द हैं वो वाक्य में पद बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, अब नील कमल है ना, तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, नील कमल ही डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर संधि में क्या होता है? अ जोड़ अ मिलने से आ बनता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय आ बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समास को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसके भेदों को। फिर से एक बार समझाता हूँ। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। समास के भेद तो मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन खोटा में आपको और संस्कृत में आपको 7वां भेद भी मिलेगा, जिसे हम नए समास के रूप में जानते हैं। फिर से आप एक बार समझिए। हिंदी में आपको, हिंदी ग्रामर में 6 भेद हैं। संस्कृत में और खोटा में दोनों में 7 भेद हैं। समझ लिया आपने? चलिए अब हम देखेंगे एक एक करके। तो ये जो 5 नंबर में आपको दिख रहा है नए समास, यही है 7वां भेद। ठीक है, जो कि हिंदी में से हटा दिया गया है, लेकिन खोटा और संस्कृत में अभी भी है। खोटा में और संस्कृत में अभी भी है। चलिए शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से। समास के कितने भेद? खोटा में 7 भेद, हिंदी में 6, संस्कृत में 7। पहला शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास। नाम से ही सुनने में आता है, इसमें प्रथम पद अव्यय मिलेगा। प्रथम पद क्या मिलेगा? तो प्रथम पद अव्यय मिलेगा। प्रथम पद अव्यय। मैं एक बार ब्रीफली जाऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। वैसे समासिक पद जिसमें
विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने विभक्ति पर वीडियो बनाया जिसे कारक के नाम से आप जानते हैं। तो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आग्रह है कि एक बार ज़रूर देख लें, बहुत मज़ेदार टॉपिक है वो, और अच्छे से हमने समझाया है, सभी बच्चे ने समझा भी है। तो अगर आपका मिस हो गया तो जाएं हमारे प्लेलिस्ट में और जाकर के आप खोट्ठा देखिएगा, वहाँ पर बना हुआ है, और उससे चयन कर लीजिए आप। और चयन करने के बाद आप हमारा ये टॉपिक देख लें और देख करके कमेंट कर दें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसा क्लास समझाया हुआ आपको जल्दी याद रहेगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता हो, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर आया ना का। फिर अगर बात करें हम रसोई घर तो होगा रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए घर। तो क्या आया, के लिए आया ना। विभक्ति चिन्हों पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलिए विभक्ति चिन्हों पर ध्यान दीजिए, विभक्ति चिन्ह पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा, देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास में उपमा उपमेय होता है, उपमा उपमेय। उपमा उपमेय क्या होती है इसे समझ लेते हैं। यदि मैं बात करूं नील कमल की, नील कमल, ठीक है, तो नील उपमा है किसकी, कमल की, यानी नील उपमा है कमल उपमेय की। दूसरे शब्दों में इसको बात करें तो दूसरे शब्दों में ये होगा कि इसमें विशेष विशेषण होता है। इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य, है ना, विशेष्य होता है जिसकी जो विशेषता बतलाता है, यानी नील, और विशेष कौन होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो क्या हो गया, विशेष विशेषण कर्मधारय में आपको मिलेंगे। दूसरा है द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद, दो पद हैं तो प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक, है ना, और बाद में क्या आएगा, अन्य। प्रथम पद संख्यावाचक, दूसरा होगा अन्य, तो इसे हम कहेंगे द्विगु समास। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम कहें चौराहा, चौराहा, तो पहला पद क्या है, चार है, और अंतिम पद कोई अन्य होगा। चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, है ना, चार राहों का समाहार। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें दशानन, है ना, तो यहाँ पर संख्यावाचक हम ला रहा हूँ, यहाँ दूसरा नहीं समझिएगा, दशानन, तो 10 है आनन। यदि 10 की बात करें हम तो ये हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर और बात जैसे रावण अर्थात कर दें तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। तो चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम संख्या बता रहे हैं आपको। जैसे हम बताएं आपको चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार भुजा वाला, तो चार आया, चार भुजाओं का समाहार। इसकी हम बात करें त्रिनेत्र की, त्रिनेत्र, तो तीन नेत्रों का समाहार, है ना, त्रिराहा, दुधमुहा, दो मुहा। तो ये सब संख्यावाचक जितने भी आएंगे वो द्विगु समास को दिखाएगा। अब हम नए समास को पीछे ठेलते हुए पहले हम बढ़ेंगे बहुव्रीहि के साथ, ठीक है। नए समास क्योंकि छाटा हुआ है उसे हम लास्ट में बताएंगे। बहुव्रीहि में अपना अर्थ छोड़ के, अपना अर्थ
छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करता है, विशेष अर्थ प्रदान करता है ना, प्रदान करता है। तो जैसे हम अगर बात करें दशानन, है ना, हमने अभी एक उदाहरण लिया था, फिर से मैं इसे समझाता हूँ। दशानन, तो इसका क्या अर्थ होगा? 10 आनन है जिसके, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। इस तरह आपको मिलेगा, अर्थात रावण। जैसे हम कहें बात आपको, हम कहें वीणा पानी, हमने क्या कहा? वीणा पानी। तो वीणा है जिसके हाथ में, वीणा है जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माता, है ना। तो इस तरह अपना देखिए, अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रदान करने वाले को बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे हम कहें बात आपको कि महादेव, है ना, अर्थात भोले शंकर, जटाधारी अर्थात भोले शंकर, इसमें अर्थात आपको आएगा। तो ये होता है बहुव्रीहि समास। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों में लड़ाई या दोनों में महानता को लेकर के बहस। तो द्वंद्व, जैसे हम बात करें माता और पिता की, तो आप ये सोच सकते हैं कि किसको ज़्यादा वैल्यू दें, माता को कि पिता को। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने और विज्ञान जो बनाया है व्याकरण, उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि दोनों को समान महत्व दिया जाए। जितना महत्व माता का होता है उतना ही महत्व पिता का होता है। तो इसलिए इसमें योजक चिन्ह आएंगे। अब इस बात का हमेशा याद रखेंगे, नोट डाउन कर लें। इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। माता पिता, लोटा डोरी, है ना, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। तो ऐसे आएंगे आपको द्वंद्व समास में। अब आखिरी आता है नए समास, है ना, और आखिरी आता है नए समास जिसमें नकारात्मक बातें की हो, नकारात्मक बातें, यानी ये हमेशा नकारात्मक बातों को दिखाएगा। तो इसे कहेंगे नए समास, है ना, नकारात्मक बातें आपको दिखेगा। आप समझिए, फिर से समझिए, नकारात्मक बातें दिखेगा। तो आप इतना समझ चुके हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और आपको क्लास की ज़रूरत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाइए। एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ हम बढ़ाते हैं। और हाँ, यदि किसी को खोटा नोट्स की ज़रूरत है, फुल सिलेबस का नोट्स आपको 299 रुपये में दिया जा रहा है। और अभी आपको ये भी बता दें कि झारखंड टेट के लिए हम लोग लाजवाब सिलेबस के आधार पर बहुत बढ़िया ही नोट्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको ईवीएस का मिलेगा। अगर ईवीएस का भी किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ईवीएस का नोट्स आपको लगभग 200 पेज का होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पे करने हो सकते हैं। लेकिन आप एक बार लेके तो देखें, कितने बच्चे को पता है कि हमारे नोट्स कितने कारगर होते हैं। और सब हम टाइप करके देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हाथ लिखा हुआ या दूसरों का कॉपी किया हुआ, ये अपना रहता है जिस पर हमारा कॉपीराइट भी रहता है। तो अगर ज़रूरत है तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे है अव्ययी भाव समास। हमने क्या कहा था? हमने आपको समझाया था जिसमें पहला पद प्रधान हो, यानी पहला पद अव्यय हो, है ना। तो अगर अव्यय आ जाता है तो पूरे पद को अव्यय बनाता है। इसमें आपको उपसर्ग भी देखने को मिल सकता है। अब इस उदाहरण को समझिए, जैसे पैत दिन, तो दिन के आगे क्या लग गया? पैत दिन। दिन, दिन एक शब्द है और दिन के आगे लग गया अव्यय प्रति। पैत मीन्स प्रति, प्रतिदिन। पैत बच्छर यानी हर साल। पैत झन, इसके बाद पैत झन 2 साल हो गए। हर साल विग्रह करके देखिए तो दिन दिन बच्छर, हर बच्छर। झन बेलूरा, बेकामा, बेधड़क, निधड़क, निहुनर, बेफिकीर,
निखौ निख निख निखौक, निर्वंश, परखौका, इसके बाद परजरुआ, परजिनगी, भरपेट, हैरबेर, लीलज, नीलज, निपुता, बेझकल, बेदाग, परजैत। जितने भी आपने अभी शब्दों को देखा, जितने भी पदों को देखा, सबके आगे अव्यय लगे हुए हैं। अब ये आपके दिमाग में आएगा भाई कि अव्यय क्या होता है, तो मैं बता दूं, अव्यय होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अब देखिए, कल, मैं कल खाऊंगा, मैं कल खाया था, तुम कल जाओगे, तो किसी के साथ कल नहीं बदले। जैसे अब कहेंगे अब, तुम अब पढ़ो, वह अब पढ़ेगी, तो वो किसी के साथ नहीं बदलता है। अब ये जो होता है, जैसे धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे चलते हो, मैं धीरे धीरे दौड़ता हूँ, वह धीरे धीरे खाती है, लेकिन किसी के साथ बदला क्या? नहीं। लेकिन जरा वर्ब को देखिए आप, वह खाता है, यह खाती है, देखिए बदल गया ना। लेकिन अव्यय नहीं बदलते हैं। जैसे वह पैत दिन अब है, या ई छुआटा बेकामा है कई, बेलूरा है कई। तो ये देखिए, ये जो लगा बे, लूरा मीन्स लूर होता है, तरीका होता है, हुनर होता है, लेकिन बेलूरा मतलब कोई लूर नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तरह से आपको उपसर्ग भी दिख रहा होगा, जो कि अव्यय है, वो किसी के साथ नहीं बदलता है, इसीलिए उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात यहाँ कहा है कि एक साथ ही किसी शब्द को दोबारा प्रयोग करने से भी अव्ययी समास हो जाता है। जैसे धीरे धीरे, करे करे, गते गते, रहते रहत, दिन दिन, रसे रसे, कर्मे कर्मे, कटी कटी, जरी जरी, है ना। चलिए देखते हैं। खोरठा में इस प्रकार के अनुकरणात्मक शब्दों की बहुत बड़ी संख्या है, मतलब रिपीट करने वाले शब्द। प्रत्येक वर्ण से लगभग इस प्रकार के दुरुक्त एवं अनुकरणात्मक ध्वन्यात्मक शब्द पाए जाते हैं। ये क्रिया विशेषण बोधक होते हैं, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। दरअसल ये क्रिया विशेषण भी होता है और ये अव्यय तो होता ही है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रदान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक चीज़ मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, शब्द के साथ कारक की विभक्ति चिन्ह लगती है। ये हमने आपको बताया था, नहीं याद है तो पीछे जाकर के फिर से देख लें। तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा। जैसे राजमहल, राजाक दरबार, यानी राजाक महल, दरबार नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, महल होगा, राजाक महल। तो महल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसको इम्पोर्टेंट किसने बना दिया, राजा ने। दूध घर, दूधेक घर, बन मुर्गी, बोनेक मुर्गी, कादो फूल, कादक फूल, घर भुतवा, घरेक भुतवा, ढेकी कूटा, ढेकी कूटल, ढेकिए कूटल, मोद मताल, मोदे मताल, घर खर्ची, छटका लगिन खर्च, देशभक्ति, देशे के लागिन भक्ति, डहर छड़ा, डहर ले छूटल या हटल, नींद टूटा, नींद ले टूटल, डायर छूटा, डायर से छूटल, घर बैसू, घरे बैठल, ऊपर बांध, ऊपर में बांध, इत्यादि। समझ गया आपने। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का बात होता है। कर्मधारय समास देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और हमने इसमें बताया था, इसमें विशेषण और विशेष होता है, इसमें उपमा उपमेय होता है। लल पनिया, लाल रंगे पानी है जहाँ, दूध मटिया, दूध रंगे माटी है जहाँ, कारी पानी, करिया रंगे पानी है जहाँ, नील कमल, नील रंगे है जे कमल, गंगा नेरिया, गंगा नियर जोरिया है जहाँ, गंगा जोरिया होगा। इसका मतलब आपने देखा कि पहला वाला विशेषण है और बाद वाला विशेष्य है। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, हमने कहा था आपको, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे दुअन्नी,
अठन्नी, तिमाही, छमाही, चरगोड़िया, तिनकोड़िया, सतघरवा, सतकौड़िया, सतभतारी, बारहगमा, बारहसिंगा, बरभतारी। तो ये सब में देखिए आप संख्या मिलेगा आपको, है ना। अब है नए समास। हमने कहा था आपको, क्या बताया था, पहला पद जो होगा वो नकारात्मक होगा। जैसे अनठकान, अनपथार, अनठेरी, अनहोनी, अनगरजू, अनगिनत, अनदेख, अनचेत, अन्याय, अजोग, अंदाव, अकाल, अचेत, बेहिसाब, बेफिकर, बेलुरा, बकाया, बेहुदा, निफिकरा, निबंसा, निहुरा, निहुनरा, निगोड़ा, निपुता, निखौका, निर्मुनिया, निर्धनिया, निर्बंसा, निर्लज्जा, है ना। तो इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको मिला नकारात्मक पद पहला। अब है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे हमने कहा था कि इसमें अपना अर्थ छोड़ के अन्य पद प्रधान हो जाएगा, यानी आपको दूसरा अर्थ देगा ये। जैसे चौमुखा, 4 गो मुँह है जकर, यानी किसका है, तो एक कीड़ा होता है जो शरीर में चिपकता है, उसके 4 ठो मुँह होते हैं। अब है अठगोड़िया, 8 गो गोड़ है जकर, एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसे गंदे देह में चिपका है, ये लोग हम लोग चमकैन भी बोलते हैं, इसी तरह होता है। अब है कटखोटी, कटखटका, जो काठ को खोदती है वह विशेष चिड़िया, यानी कटफड़वा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो आप देख रहे हैं सब अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। आपने देखा बहुब्रीहि समास। और है थोड़ा सा उदाहरण, अनंत, नहीं है अंत जिसका, यानी भगवान ईश्वर का। 5 आनंद हैं जिसके, यानी ब्रह्मा जी का। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। देखिए अगर खाली पीताम्बर दिया है और कोई स्पेशल अर्थ नहीं दे रहा है तो ये कर्मधारय भी हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि अंबर कैसा है, पीला है। नीलकंठ अर्थात शिव जी, अनंत अर्थात ईश्वर। अब द्वंद्व समास में देखते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने कहा था कि द्वंद्व हो जाता है, किसकी प्रधानता होनी चाहिए, तो इसका जोड़ क्या निकाला, इसका तोड़ जोड़ निकाला है कि दोनों को मान्यता दे दो। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में संयोजक चिन्ह होगा, और खोटा में क्या होगा, और होगा, आर होगा, चाहे होगा या वाह होगा। जैसे माई बाप, योजक चिन्ह आया, माई अर बाप। राम लक्ष्मण, राम अर लक्ष्मण। बाल, बच्चा। दिया बाती, काकड़ पत्थर, आमने सामने, बातचीत, अरसिया पड़ोसिया, चाइल्ड हेल, पेठिया पालो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। क्या देखा आपने, आपने देखा क्लास को। ठीक है, यदि क्लास लंबा नहीं होता तो मैं इसका वस्तुनिष्ठ भी दे सकता था। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना वस्तुनिष्ठ है, उस हिसाब से दे भी देता हूँ। चलिए, इसमें 25 क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, तो 25 क्वेश्चन है तो मैं दे ही देता हूँ आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना करा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बदले में मैं भी आपको कुछ दूँ। तो 20-25 देखो, बीचा में आला है योजक चिन्ह, तो जेकरा में योजक चिन्ह पाला जाए, यानी जेकरा में योजक चिन्ह, तो वो हो है द्वंद्व समास, है ना। 2 साला कौन समासक है, तो 2 साला, तो 2 हो गए संख्या, तो संख्या के द्विगु समास कह लगल है। अब 2 बाट यानी 2 रास्तों का समाहार, तो 2 क्या है, 2 भी संख्या है, तो ये भी हो गया आपका द्विगु समास। अब है कट खोद की, कौन समास लगाए, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कोई नहीं। कट खोद की, लकड़ी को खोदने वाली चिड़िया, यानी स्पेशल आ रहा है, ये कठफोड़वा की बात की जा रही है, तो ये होगा बहुब्रीहि। अब है अठगोड़िया, अठगोड़वा कौन समासक है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो देखिए यहाँ पर अठगोड़िया और अठफोड़वा एक स्पेशल प्रकार, 8 है, मानता हूँ 8 है, इसे संख्या ना समझे, ये एक स्पेशल प्रकार का कीड़ा होता है जिसको चमोकन भी कहते हैं,
जो जानवरों में भी चिपकता है, उसी तरह अटगोड़वा होता है। तो ये बहुब्रीहि क्योंकि स्पेशल अर्थ प्रदान कर रहा है। तन मन धन कौन समास लगाए, तो देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये चिन्ह होता है द्वंद्व समास में। नीलकंठ कौन समास गए, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोले शंकर, यानी बहुब्रीहि समास। पतझड़ कौन समास गए, पतझड़ है ना, पतझड़ कौन समास गए, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, कोई ना है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर कि देखिए बहुब्रीहि तो है नहीं, कोई स्पेशल अर्थ है नहीं। अव्ययी भाव पत बच्छर, पतझड़, पत दिन, पत रात, तो अव्यय तो हो रहा है। अब द्विगु देखते हैं, तो द्विगु में संख्यावाचक आ रहा है। हाँ, पत बच्छर यानी प्रत्येक साल, है ना, हर साल, तो ये द्विगु भी लग रहा है, कोई नहीं तो नहीं। अब हमें छांटना है अव्ययी भाव और द्विगु में। तो पतझड़ में देखिए अब हमें द्विगु और अव्ययी में छांटना है। तो पैत बच्छर तो नहीं है, पतझड़, तो पत यहाँ अव्ययी का काम कर रहा है, तो 8 नंबर का आंसर होगा अव्ययी भाव समास। 9 नंबर देखते हैं, नए समास छांटा। नए मतलब नकारात्मक वाला, तो अन्याय है ना, अन्याय, चरगोड़िया, बदनसीब, तो अन्याय, न्याय तो हुआ नहीं, न्याय का उल्टा हो गया अन्याय, तो यहाँ पर अन्याय ही सही आंसर है। नेक्स्ट है, जे तत्पुरुष समास नाय है कई तकरा छांटा, तो इसमें से कौन सा, पैत दिन, तो पैत दिन, मुँह लुकवा, मुँह चिकना, मोट ढवा, तो यहाँ पर तो देखिए 10 नंबर का पैत दिन, तो पैत दिन तो प्रत्येक दिन हो गया है कि नहीं, तो पैत दिन, तो प्रत्येक दिन क्या हो जाएगा, ये तो अव्यय है, अव्ययी भाव समास होगा। लझर पझर कौन समास है, देखिए आप, लझर और पझर कौन समास है, तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं है, द्विगु और अव्ययी भाव में आप फंस सकते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए द्विगु और अव्ययी भाव को। तो ये द्विगु तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा द्विगु, क्योंकि संख्यावाचक है ही नहीं, ये संख्यावाचक नहीं है, किसी का विशेषण भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, तो ये बचा क्या, तो बचा हमारा अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं, दिन दिन सुखते गेले, ये वाक्य कौन समास प्रयोग भेल है, दिन दिन, दिन दिन, तो दिन दिन का मतलब प्रतिदिन हुआ, दिन अगर डैश रहता है, योजक चिन्ह रहता है तो द्वंद्व हो सकता था, कर्मधारय है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, तो प्रतिदिन यानी अव्ययी भाव। 12 का ए होगा। 13 देखते हैं, पैत बच्छर सावन महीना आवो है, तो ये वाक्य पैत बच्छर कौन समास है, यानी प्रत्येक साल सावन महीना आता है, तो ये भी तो अव्ययी भाव समास है, पैत बच्छर। नेक्स्ट, ऊ बड़ी कचकच करो है, ये वाक्य कच की है कई, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु, तो बहुव्रीहि तो होगा नहीं, तो स्पेशल अर्थ है नहीं, कर्मधारय इसलिए नहीं होगा कि विशेषण भी नहीं है। अब अव्ययी भाव बचा और द्विगु बचा, तो अव्ययी भाव में अव्यय होगा, और द्विगु तो संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का सी होगा सही। कंधी नि कंधी काम भेटेबे करते, कहीं न कहीं काम तो मिलबे करेगा। एकरा में कौन समासक प्रयोग भेले, कहीं न कहीं काम भेटेबे करते, कहीं न कहीं, कंधी नि कहीं, कहीं न कहीं। अब देखते हैं ऑप्शन में, कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व हो सकता है, द्विगु संख्यावाचक नहीं है, तो अव्ययी भाव और द्वंद्व में आपको द्वंद्व। चलिए अब देखते कहीं न कहीं, तो कर्मधारय इसलिए नहीं होगा कि कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, द्वंद्व डैश नहीं है, द्विगु संख्या नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कर्मधारय समास तो हुआ नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है अव्ययी भाव समास। अब देखते कुकुर पेटा, यानी कुकुर नियर पेट है जकर, तो देखिए तत्पुरुष
नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि यहाँ पर हो सकता है दोनों। कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा सा अंतर है। यही अंतर है कि अगर स्पेशल अर्थ प्रदान करता तो बहुव्रीहि हो जाता, लेकिन कुत्ते जैसा पेट, तो ये तो उपमा उपमेय हो गया। विशेषण है कि उसका पेट कुत्ता ऐसा भर भी नहीं करता है, तो ये तो कर्मधारय हो गया 17 का। दूध मटिया, दूध रंग माटी है जहाँ, इसमें आपको बताना है दूध रंग के माटी है ना, तो मट्टी का रंग कैसा है? दूध रंग का है, तो बहुव्रीहि नहीं होगा। तत्पुरुष हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, और कोई नहीं होगा। अब हमें ये दोनों में से चुनना है। ज़्यादा संभावना है कि उपमा उपमेय हो रही है, तो ये कर्मधारय होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कर्मधारय। नेक्स्ट है करिया पानी, कारी पानी, करिया रंग के पानी है जहाँ, तो ये देखिए पानी का विशेषण है काला, तो ये कर्मधारय हुआ। सुगा बेटा, सुगा नियर बेटा, देखिए बेटा का विशेषण है सुगा जैसा, तो ये भी कर्मधारय हुआ। ऑप्शन आगे पीछे हो गया, इससे कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन में पढ़ देता हूँ कर्मधारय। 20वां है छगरी मुहा, छगरी नियर मुहा लबलबाए है जकर, तो ये भी तो कर्मधारय है। नेक्स्ट है पातलुका, कौन समासक है? पतलुका मीन्स होता है पतला, है ना, तो पातुलका समास है तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारक कोई नहीं, तो पातलुका ये तो तत्पुरुष समास है। गाछ पका, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, गाछ का पका, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ ना, तो 22 का हो जाएगा तत्पुरुष समास। गढ़ बांध हकई, गढ़ाए बांधल, गढ़ा में, गढ़ाई मीन्स क्या होता है? गड्ढा में, तो ये भी तो तत्पुरुष समास 23 का। 24 का है हाड़ी सार समास है, हाड़ी सार यानी हाड़ी सार यानी रसोई घर की बात कर रहे हैं, रसोई का घर, तो का के की कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो संबंध कारक हो रहा है ना, तो संबंध कारक होता है पंचमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की। देखिए फिर से मिलाता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की, तो छठी विभक्ति हो गया। सॉरी, इसका क्या आंसर होगा सही? 24 का षष्ठी विभक्ति। और 25वां सवाल है ननिहाल, नानी घर, कौन तत्पुरुष है? नानी का घर, तो ये तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा? नानी का के की। तो अभी तो हमने देखा कि जिसमें संबंध कारक होते हैं तो वो षष्ठी विभक्ति होती है, तो 24 का सी सही हुआ और 25 का डी सही हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी जानकारी दे गया हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।